घूम रहा है। रुकिए ना। हाँ। रुकिए ना, जो होगा देख लेंगे। हेलो। शुरू है। हमारी आवाज़ जा रही है? हेलो। अभी कोई आया नहीं है, देखने नहीं आया है। हेलो। हमारी आवाज़ आप लोग तक जा रही है? हमारी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है? हाँ हाँ हाँ। आवाज़ जा रही है मेरी? ठीक। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। सबसे पहले मैं अपने गुरुजन, अपने बुजुर्ग को प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जो मेरे मित्र, मेरे छात्र मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। हमें देवघर फाउंडेशन के कुछ सक्रिय सदस्य, विशेषकर श्री राजदेव मिश्र जी, मेरे पास 2 दिन पहले आए थे। उनके आगमन की स्वरूप को देखकर मैं उनकी भावनाओं का आदर करने के लिए उद्धत हो गया और उन्होंने हमसे यह निवेदन किया कि आप एक अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, मैं आपसे यह अनुरोध करना आया हूँ कि देवघर में शिक्षा की जो स्थिति है उसकी दशा और दिशा पर एक वक्तव्य आप दें। यह आपके मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि आप ऑनलाइन करेंगे या फिर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे। मेरे जीवन का यह पहला अनुभव है कि मैं आपके सामने ऑनलाइन ऑनलाइन आया हूँ। इसके पहले ऑनलाइन क्या होता था, क्या है, मैं इससे कहीं पर भी वाकिफ नहीं था। राजदेव जी के प्रेम, उनके उद्गार, उनकी विनम्रता और उनका सतसत मेरे प्रति जो समर्पण का भाव था, उसने मुझे आपके बीच खींच कर लाया है। अतः मैं देवघर फाउंडेशन के सभी सदस्यों, नौजवानों, सक्रिय कार्यकर्ताओं और विशेषकर राजदेव सिंह के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस लॉकडाउन में न सिर्फ देवघर के लोगों के लिए वरन देवघर से जुटे हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो लोग हैं उन्हें साहित्य, संस्कृति, संगीत, कला और देवघर की विलुप्त होती हुई प्रतिभा, इन सबों से अवगत कराया और साथ ही साथ उन सारे लोगों को भी हमारे सामने लाया जो नव आगंतुक हैं लेकिन उनमें प्रतिभा है, उनको उन्होंने एक मंच प्रदान किया है। मैं देवघर फाउंडेशन के प्रति अपनी बातों को रखने के लिए बाध्य हूँ। आज का उनका विषय है देवघर में शिक्षा की दशा और दिशा। अब इसमें 3 पक्ष चल रहे हैं, 4 पक्ष को भी हम मान सकते हैं। एक है कि शिक्षा क्या है, दूसरा है देवघर की स्थिति क्या है, तीसरा है कि शिक्षा की दशा क्या है और शिक्षा के दिशा में, दशा में सुधारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं। ये 4 क्रम
हमारे विचार से इसमें बनते हैं। सबसे पहले जो शिक्षा की बात है, तो शिक्षा हमारी आत्मा, हमारी सजीवता, हमारी चेतना और हमारा अंतस्थल है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुराई को समूल नष्ट किया जा सकता है और मानव को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर उन्मुख किया जा सकता है। शिक्षा मानसिक बीमारी का निदान है। इसे हम मानसिक दवाई भी कह सकते हैं। यह हमारे आत्मचक्षु को प्रकाश की ओर अग्रसर करता है और प्रत्येक मानव में सद्गुणों का भी संचार करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में आत्मज्ञान, आत्म अनुशासन, आत्मचिंतन की भावना जगती है और सच कहा जाए तो हम शिक्षा के माध्यम से शिवत्व की ओर बढ़ जाते हैं। शिक्षा ही हमें सत्यम, शिवम और सुंदरम का दर्शन कराती है। शिक्षा जो है वो हमारे अंतरतम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है और शिक्षा न सिर्फ आत्मा को प्रकाश उन्मुख करती है वरन शिक्षा छात्रों को भी प्रबुद्ध करने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और हमारे परिवेश व समाज को सकारात्मक रूप से प्रगतिशील दिशा में विकसित होने का भी साधन हो गया है। शिक्षा वह माध्यम है जो अतीत को वर्तमान से और वर्तमान को भविष्य से जोड़ती है और इन तीनों के बीच में जो अंतराल पड़ जाता है, अतीत का वर्तमान से, वर्तमान का भविष्य है, उस अंतराल को भी यह कम कर देती है। यह प्रत्येक मानव को पूर्ण करने में सहायक है और साथ ही साथ समय, परिस्थिति, काल के अनुसार जो परिवर्तन चाहिए, चाहे वह परिवर्तन सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, शिक्षा उसमें गति प्रदान करती है और समाज को वांछित दिशा की ओर जाने का निर्देश भी दे देती है। शिक्षा को हम सिर्फ पुस्तकालय के ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान या मौखिक रूप से सुने सुनाए जाने वाली प्रक्रिया ही नहीं मानकर यह एक निरंतर अभ्यास की सामग्री है जिसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम जीवन पर्यंत सीखने और सिखाने का भी काम करते हैं। वास्तव में शिक्षा एक व्यापक शब्द है और शिक्षा के द्वारा ज्ञान, उद्देश्य, लक्ष्य, संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, जिसे हम संस्कार निर्माण, संस्कृति रक्षण, संस्कृति का बीजारोपण और सामाजिक भाव शब्दों में कहिए तो वह एक
सामाजिकरण की भी एक प्रक्रिया है। शिक्षा हमें एक दूसरे से जोड़ती है और शिक्षा के द्वारा ही न सिर्फ हम अपनी बातों को, अपनी चिंताओं को, अपनी मनोदशाओं को, अपने लक्ष्यों को, अपने साधनों को, अपने उपलब्धियों को अभिव्यक्त करते हैं, वरन यह समाज को आधारभूत मूल्यों, समाज के प्रतिमानों और समाज के जरूरतों को भी उजागर करता है। और आज के परिवेश में यह शिक्षा हमारे समाज के बच्चों को अपने इतिहास के माध्यम से जोड़ने का भी काम करती है। अगर शिक्षा नहीं हो, शिक्षा की उद्घोषणा नहीं हो, शिक्षक उन सारी बातों को उजागर नहीं करें, तो बच्चा अतीत की उपलब्धियों, अतीत की बातों और वर्तमान के परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक परिस्थिति में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमता, उसके व्यक्तित्व और उसके विकास को व्यापक बनाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका अदा करने के लिए उसे समाजीकृत भी करती है और समाज के सदस्य के रूप में उसकी जो सारी जिम्मेदारियां हैं और नागरिक बनने के रास्ते में उस व्यक्ति के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान कौशल उसके पास में है, उसे वह समाज में वितरित करने के लिए भी प्रेरित कर देती है। अगर हम शिक्षा के स्वरूप की तरफ चले या फिर शिक्षा की उत्पत्ति की तरफ आवे, तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना। इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। और जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा एक सर्वकालिक सत्य है। यह मनुष्य और समाज के बीच रहकर इनके विकास की ओर मार्ग बनाता है। वास्तव में समाज और मानव के पारस्परिक सहयोग पर ही सहयोग का परिणाम यह शिक्षा है। मनुष्य समाज में रहकर ही अपने कर्मों के आधार पर प्रगतिशील और महामानव बन सकता है। मानव की चेतना की आधारभूत और सामाजिक स्वरूप का निर्धारण भी शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। अब स्पष्ट होता है कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा या इसका रूप क्या होगा। तो मेरे विचार से शिक्षा के दो रूप हैं, एक व्यापक अर्थ में और दूसरा संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है और इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हम मानव को शिक्षा के द्वारा सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बना सकते हैं और बना भी रहे हैं। और शिक्षा के द्वारा मनुष्य प्रत्येक दिन नए नए व्यवहार सीखता है,
नए नए व्यवहार देखता है और नए नए व्यवहार करता भी है, और उन नए नए व्यवहारों से वह प्रभावित होकर उसे आत्मसात करते हुए अपने चरित्र, अपनी मनोदशा, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना संस्कार, इन सबों को वह बदलता भी है। और यह सीखना और सिखाना न सिर्फ स्कूल के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, महाविद्यालयों के माध्यम से, वरन विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, और अब तो गूगल और इंटरनेट जैसे महान पंडित के द्वारा भी यह काम किया जा रहा है। शिक्षा का दूसरा स्वरूप जो है वह संकुचित अर्थ में शिक्षा है, और वह शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तक निश्चित स्थान में विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, या फिर आज के तकनीकी और वैज्ञानिक सुविधा के अनुसार उपलब्ध परिवेश में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। और इसके द्वारा विद्यार्थी निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर संबंधित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर और उपाधि प्राप्त करते हुए अपने आप को वह शैक्षणिक घोषित करता है, और समाज में वह अपना कार्यकलाप, अपना व्यवहार, अपनी दिशा और अपना स्वरूप वह निश्चित भी करता है। शिक्षा के ये सारे आधार प्रत्येक मानव को एक अच्छा इंसान बना देती है, हमें ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता भी प्रदान कर देता है। वास्तव में कहिए तो शिक्षा के द्वारा हम अपने आप को विद्या में समाहित कर देते हैं, और विद्या हमें अपने में समाहित करके इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर देता है। सच कहिए कि शिक्षा कौशल, जिसे आप आजकल स्किल कहते हैं, व्यापार, व्यवसाय, हमारे मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषयक को व्यापक बनाकर हमें उत्कर्ष के शिखर पर भी ले जाती है। यह शिक्षा अगर नहीं हो तो मानव का क्या स्वरूप होगा, इसे हम नहीं कह सकते हैं। सर्वेक्षण के तौर पर यह बात स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा का संबंध हमारे जीवन काल से है। यह बचपन में हमारी आत्मा को परिवेश देकर सुंदर बनाती है। जब हम युवा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो यह हमारी भावनाओं, हमारी कल्पनाओं, हमारी इच्छाओं, हमारे आवेश और उद्वेग को संतुलित करती है, और प्रौढ़ा अवस्था में यह शिक्षा विज्ञान के द्वारा हमारे विवेक का विकास करती है, और जब हम बुढ़ापा में आ जाते हैं तो यह विभिन्न विषयों से हमारा ज्ञान कराकर हमारे जीवन को हमें समझने के लिए एक अंतर्दृष्टि देती है। इस अंतर्दृष्टि को श्री अरबिंदो ने अपने पुस्तक के रूप में दिव्य ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है।
दिव्य जीवन भी वो कह रहे हैं, और उनकी इस पर एक पुस्तक भी है, डिवाइन लाइफ। वास्तव में शिक्षा हमें पशुत्व के जो मानवीय गुण विवेक मिला हुआ है, उस विवेक को उत्कृष्ट बनाकर पशुता से मुक्ति दिलाती है, और एक मानव के रूप में हमें गतिशील करते हुए हमें देवत्व की ओर ले जाती है, शिवत्व की ओर ले जाती है, समर्पण की ओर ले जाती है, त्याग की ओर ले जाती है, सहयोग का रास्ता दिखाती है। और यह हमें सिखलाने का प्रयास करती है कि आप सिर्फ मानव नहीं हैं, आप महामानव हैं, और महामानव के रूप में आपके क्या विचार, आपके क्या व्यवहार, आपके क्या अधिकार, आपके क्या कर्तव्य हैं, वह इन सारे बातों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। यह शिक्षा हमारी आत्मा, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारा कौशल, हमारा हमारी सुंदरता और हमारी आध्यात्मिक गतिशीलता भी है। इस क्रम में अब हम शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं देते हुए इतना कहेंगे कि आखिर शिक्षा का महत्व क्या है। जब हम शिक्षा के महत्व की ओर जाते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि शिक्षा हमें एक नागरिक बनाती है, शिक्षा हमें एक सभ्य मानव बनाती है, शिक्षा हमें बुद्धिसंगत और तर्कसंगत इंसान बनाती है, शिक्षा हमें तर्कसंगत और बुद्धिसंगत रूप से अनुसंधान की ओर अग्रसर करता है। महान दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में तो यह लिख दिया है कि सद्गुण ही ज्ञान है, नॉलेज इज वर्च्यू। और नॉलेज इज वर्च्यू की ओर, सद्गुण को ज्ञान के रूप में हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आप को सही रूप से शिक्षित कर लें। और शिक्षा के माध्यम से नागरिक सद्गुणी होता है, व्यावहारिक होता है, विवेकशील होता है, और पशुता के दुर्गुण से मुक्ति पाता है। यह शिक्षा हमारी आत्मा में विकसित होती है, और जब यह आत्मा में विकसित हो जाती है तो यह कहीं न कहीं व्यापक रूप से हमारा चरित्र का भी निर्माण कर देती है। सच कहिए तो शिक्षा से हमारी आत्मा पल्लवित, पुष्पित, सुरभित और मधुरित भी हो जाती है। अगर आप शिक्षा के इस स्वरूप को लेकर चलें तो शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समष्टि का भाव भर देती है, और हमें आत्मसंयम, अनुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्म उत्थान का भी पाठ पढ़ा देती है। शिक्षा हमें बराबर यह आगाह कर देता है कि छल प्रपंच से दूर रह जाओ, सत्यवादी हो जाओ, आज्ञाकारी हो जाओ, और जो कुछ भी सीख रहे हो उसे समाज के हित में, व्यक्ति के हित में सीखो, और व्यक्तित्व में जो कुछ सीखा है उसे समाज में समर्पित कर दो। स्वाभाविक है कि यह हमारे भीतर में जो अहंकार है, स्वार्थ की भावना है, उसको तिलांजलि देने के लिए प्रेरित करती है, और हमें परमार्थ की ओर अग्रसर कर देती है। जब हम परमार्थ की ओर अग्रसर हो जाते हैं तो हम ज्ञान के, सहयोग के, मैत्री के, विकास के, समर्पण के वेदी पर अपने आप को आत्मसमर्पित कर देते हैं, और तब वह मानव एक शून्य मानव हो जाता है, वह शिवत्व हो जाता है, वह सुंदर हो जाता है, और वह सच कहिए तो वह सत्यम के मार्ग पर अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है। और शिक्षा से ही वास्तव में कहिए तो सामाजिक चेतना जागृत होती है। जो देवघर फाउंडेशन के लोग इस चेतना को जगाने का अभ्यास कर रहे हैं, यह वास्तव में सामाजिक चेतना जगाने का ही उनका एक कार्यक्रम है, और समाज के विभिन्न वर्गों में इस चेतना को जगाकर वे सामंजस्य, भाईचारा, प्रेम,
और एकता स्थापित करना चाहते हैं, ताकि होली और ईद में कहीं पर कोई अंतर नहीं हो जाए, एक ही रंग से दोनों को खेला जाए, हमारा समाज मजबूत हो, समाज मजबूत होगा व्यक्ति मजबूत होगा, व्यक्ति मजबूत होगा समाज होगा, और यह काम शिक्षा को छोड़कर और कोई नहीं कर सकता है। और अगर आज के परिवेश में देखें तो राज्य जो है यह सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान है, और राज्य का एकमात्र उद्देश्य है कि वह सभ्य नागरिक का निर्माण करे। जब सब नागरिक का निर्माण होगा और विवेक की प्रधानता उसमें होगी, तो स्वाभाविक है कि उसमें राजनीतिक चेतना का भी विकास होगा, और जब राजनीतिक चेतना का विकास होगी तो वह राजनीतिक जीवन में अपने आप को भाग लेने के लिए भी वह सक्रिय करेगा। तो शिक्षा हमें यह बताता है, यह बता देती है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम भले उसको अभिव्यक्त नहीं करें, लेकिन शिक्षा के द्वारा मेरे मन पर, मेरे ज्ञान पर, मेरे विवेक पर, मेरे मस्तिष्क में वो छाप आ जाती है। अतः यह राजनीतिक चेतना जगाने का सबसे बड़ा साधन यह शिक्षा है, जो हमें अनुशासित रखकर, कर्तव्य परायण रहकर, हमें कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संविधान, कानून इत्यादि का भी बोध करा देती है। इसे शिक्षा का यह जो स्वरूप है वह प्रजातांत्रिक देशों के लिए उपयुक्त है, और जिन सारे देशों ने कभी अधिनायकवाद को स्थापित किया, तो इनका एक ही रास्ता रहा कि शिक्षा पद्धति पर कुठाराघात करना और शिक्षा पद्धति को तहस नहस कर देना। शिक्षा वास्तव में हम सबों की आत्मा में ज्ञान की, सत्यता की खोज करने के लिए और हमें अटल ज्योति जगाने के लिए प्रेरित करती है। और जब यह ज्योति जग जाती है, इसका अर्थ है कि हम पार्थिव जीवन से ऊपर उठ रहे हैं, उसकी सीमाओं को हम छोड़ चुके हैं, और हम अपने आप को एक देवत्व की ओर अग्रसर कर चुके हैं। और इसके लिए शिक्षा वातावरण बनाती है। यह वातावरण विचार के द्वारा, आत्मा की शुद्धता के द्वारा ठीक वैसे ही होता है जैसे कि हम अपने बागान में या कोई माली किसी पौधे का वह अपने मिट्टी में स्थापित करता है, और उसका नर्सरिंग करते हुए उसे लगातार खाद बीज देकर उसे बढ़ने का अवसर देती है। इस स्वरूप में अगर आप देखिए तो शिक्षा प्रत्येक मानव का एक आध्यात्मिक भोजन है। शिक्षा प्रत्येक मानव का एक आध्यात्मिक भोजन है, और इससे आत्मा का पोषण और हमारी आत्मा हृष्ट पुष्ट मजबूत होती है, और हम आसानी के साथ किसी भी प्रकार की विपत्ति, किसी भी प्रकार के झंझावात या किसी भी प्रकार के गलत स्वरूप का सामना आसानी के साथ कर सकते हैं, और हम अपने आप को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में, सामाजिक व्यक्ति के रूप में, एक नैतिक व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा की ये सारी बातें प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक स्वरूप के लिए अनुकरणीय है, और यह शिक्षा हमारी भीतरी शक्तियों को बाहर आने के लिए विकसित करता है, और एक ऐसा उत्तरदायित्वपूर्ण वातावरण का वह निर्माण कर देता है जिसमें कि मानव स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक
श्वास ले सके, अपनी मनोदशा को उजागर कर सके और समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में वह अपने आप को एक सहायक बना सके। यह शिक्षा हमारा व्यवहार है, हमारी आत्मा है, हमारी चेतना भी है। इस स्वरूप को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमें इसके शिक्षा के महत्व को भी देखना होगा। आखिर इसका महत्व क्या है? तो जहां तक मैं महसूस करता हूं कि शिक्षा से विवेक का विकास होता है, शिक्षा से एकता का विकास होता है, और जहां एकता है वही शिवत्व है। जहां अनेकता है वहां शिवत्व नहीं है। जहां एकता है वही पर हम सारे देवताओं को भी स्वीकार कर सकते हैं। तो शिक्षा हमारे भीतर की एकता है, यह हमारी सामाजिक एकता है, यह हमारी राष्ट्रीय एकता है, और यह हमारे सार्वभौमिक विकास की भी एकता है। प्रत्येक परिस्थिति में शिक्षा हमारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत है, और वास्तव में कहिए तो ज्ञान हमारा गुण भी है। यह शिक्षा हमें अपने आप को एक मानव के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक संस्कृति के रूप में अब चलने के लिए प्रेरित करती है, और यह भावना हमारे मन में जगाती है कि हम दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करें, और अगर कोई आत्मा इस प्रकार से भटक रही है तो हम उसको सही रास्ते पर लाने का भी प्रयास करें। शिक्षा का यह स्वरूप है हमारे देवघर में आज से नहीं, वरन आजादी के पूर्व से संचालित होते रहा है। देवघर भले एक छोटा सा शहर हो, लेकिन इस देवघर की जो अनेकता में एकता का जो बीजारोपण है, यह यहाँ के पूर्वजों के शिक्षित, साहसिक और आध्यात्मिक होने का एक परिचायक है। यह शिव की नगरी है, और यह सोची हुई बात है कि जहां शिव रहेंगे वहां भूत प्रेत अवश्य रहेंगे, वहां उत्पात कभी काल होते रहेगा, लेकिन जहां शिव है वहां उनके साथ शक्ति भी है, और शक्ति और शिव के संयोग में भूत प्रेत उत्पात हमें किसी भी प्रकार के अनिष्ट नहीं करके वह हमें सचेतता की ओर ले जाता है, और यह उनको नियंत्रण शिवत्व से ही मिलता है। आप चाहे जितने भी ज्योतिर्लिंग घूम गए हो, लेकिन हमारे देवघर की एक अनुपम विशेषता है कि यहां जहां शिव के साथ में सती हैं, वहां शिव के चारों ओर 4 प्रकार की देवियां बैठी हुई हैं। और इस नगरी की विशेषता है कि बैद्यनाथ ही यहाँ के भैरव हैं, और जय दुर्गा जो है वह यहाँ की कुल देवी, यहाँ की ग्रामीण देवी है। तो यहाँ के लोगों में एक विशिष्ट प्रकार के अनुभूति है, और वे शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किए हुए हैं। यह अलग बात है कि आजादी के पूर्व यहाँ पर शिक्षण संस्थानों की संख्या नगण्य रही, तो मेरे विचार से उसमें विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत कम थी। जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी, शिक्षण संस्थान हमारे सामने आए, और जो सनातन शिक्षा का एक स्वरूप था
कि गुरु के साथ में रहकर, गुरु डेरा में रहकर शिक्षा का अध्ययन किया जाए। तो उस प्रकार का वातावरण देवघर जैसे शहर में था। और हमें बचपन में याद है कि उस समय देवघर में केदार गुरुजी के का स्कूल चलता था। अखिलानंद सर बड़े अनुशासित और चर्चित शिक्षक हुआ करते थे। और उसी प्रकार का एक विद्यालय हमारे स्वर्गीय यामिनीकांत भगत जी ने अपने घर के सामने के एक मकान में चलाया, विद्यालय की स्थापना की है। और उस विद्यालय की यह विशेषता थी कि वह को एजुकेशन था। लड़के और लड़कियां एक क्लास में अपने घर से लगे हुए चट और बोरा पर बैठते थे और अकेले यामिनीकांत भगत जी प्रत्येक विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, समझाते थे और उन्हें आध्यात्मिकता के साथ साथ नैतिक रूप से भी मजबूत बनाते थे। बाद में जब उनके विद्यार्थियों की संख्या उनके कर्म से, उनके परिश्रम से बढ़ने लगी तो वह स्कूल मानसरोवर पर सर्वानंद खवाड़े जी के मकान में चला गया। फिर बाद में वहां से वह स्कूल जदू महाराज जी के घर में भी गया। फिर वापस उस खवाड़े जी के मकान में आया और उसी स्कूल में उन्होंने अन्य शिक्षक को भी बहाल किया, जिसमें भगवत मिश्र के घर के गोपाल मिश्र जी, स्वर्गीय भक्तिचरण श्रृंगारी जी, नर नारायण मठपति जी, जिन्हें हम प्रेम से चट्टी मठपति कहते हैं, उनको बहाल किए और एक सर्वांगीण शिक्षा का माहौल उन्होंने देने का प्रयास किया। मेरी जानकारी के अनुसार शिक्षा सभा स्कूल मिडिल स्कूल के क्षेत्र में सबसे पुराना स्कूल इस जोन में है। और वैसे तो यह बात सामने आ रही है कि क्रिश्चियन मिशनरियों ने सेंट मैरी की स्थापना किया था, लेकिन वह लड़कियों के लिए था, लड़कों की पढ़ाई की व्यवस्था उसमें नहीं थी। आज मित्रा स्कूल देवघर का सबसे पुराना स्कूल था। और अगर आप देवघर जिले की बात करें तो आर मित्रा के बाद में मधुपुर में एडवर्ड जॉर्ज हाई स्कूल था और उसके बाद फिर जामताड़ा में एक हाई स्कूल था। और जब यहाँ के विद्यार्थी, उस समय के विद्यार्थी मैट्रिक पास कर लेते थे तो उनके सामने दो विकल्प था कि या तो उच्चतर शिक्षा के लिए अग्रसर हो जाए या फिर नौकरी करें। उन दिनों नगर पालिका के अधीन ही सारे मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल थे और नगर पालिका के चेयरमैन पहले चैतन्य बाबू, चैतन्य नाथ जिरवाले जी, बाद में द्वारी साहब हुए। और जो भी गार्जियन इनके पास पहुंचा, चैतन्य बाबू के बाद चंद्र द्वारी जी के पास में पहुंचा और गार्जियन ने कहा कि अब इस बच्चे को अब आगे की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे, अब से कहीं बहाल कर दें। और वो तत्क्षण उसकी बहाली वो कर देते थे। लेकिन मेरा यह अनुभव है कि देवघर का कोई भी विद्यार्थी पैसे के अभाव में उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं हो पाया। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि जिन सारे परिवारों में संयुक्त परिवार का प्रचलन है या था, उस संयुक्त परिवार के प्रत्येक सदस्यों ने पढ़ने वाले लड़के को भरपूर सहयोग किया। और अगर परिवार सहयोग नहीं कर रहा है तो उसका मित्र उसको सहयोग करता था, उसके रिश्तेदार सहयोग करते थे
और आए गए लोग सहयोग करते थे और उन्होंने अपने उच्चतर शिक्षा की डिग्री को प्राप्त किया और वे अच्छे अच्छे पदों पर गए और समाज के लिए फिर वापस आकर उन्होंने काम भी किया। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप आसानी के साथ समझ सकते हैं कि शिक्षा के मार्ग में पैसा और गरीबी कभी रुकावट नहीं हुआ। भले हमें खेत बेचना पड़ हो, धान बेचना पड़ जाए, कर्ज लेना पड़ जाए, लेकिन अगर हमारे भीतर में शिक्षा की ललक है, हमारी ज्ञान की पासा है, हम पढ़ने के लिए तत्पर हैं, भले हमारा मतभेद किसी से हो जाए, लेकिन जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले से बैठे हुए बड़े भाई लोग रहते थे, वे लोग खुले दिल से उसका स्वागत करते थे, अपने हॉस्टल में रखते थे, अपने छात्रावास में रखे खाना खिलाते थे, अपनी पुस्तक, अपना कपड़ा, सब कुछ उसको देकर उसकी पढ़ाई पूरा कराते थे। और इसके बहुत से उदाहरण बड़े पड़े हैं। और भागलपुर का देवघर लॉज, बीएन कॉलेज का हॉस्टल, वहाँ का लॉज इसके लिए फेमस था कि देवघर का लड़का है, देवघर का लड़का रहेगा, पढ़ेगा और यहाँ से जाएगा। इसलिए अगर कोई यह रोना आज भी रो रहे हैं कि गरीबी ने हमारी पढ़ाई को बाधित कर दिया, वो एक मेरे विचार से वो उचित हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो जिस शिक्षा का अलग गुरुडेरा के पद्धति से केदार गुरु जी ने या जामनीकांत भगत जी ने जगाया था, वह विद्यार्थी शिक्षा सभा और शिक्षा सभा के बाद से वह आर्मपुरा चले गए। उच्च शिक्षा के लिए देवघर में कोई व्यवस्था नहीं थी और इस बात को यहाँ के लोगों में चर्चा बराबर होती थी कि किसी में आत्मबल नहीं था कि कैसे इसका निदान खोजा जाए। निदान खोजने के लिए उनके पास न संसाधन था, न उनकी इच्छा शक्ति थी, सिर्फ चर्चा बल हो जाती थी, गप हो जाता था। और इस दिशा में 1948 में अवश्य पहल हुई, जब कुछ बंगाली लोगों ने, कुछ देवघर के प्रबुद्ध जनों ने एक बैठक किया। लेकिन इसको साकार रूप देने वाला अगर कोई वह सक्षम पुरुष था तो वो पंडित विनोदानंद झा जी थे। सच कहिए तो उन्होंने गमछा बिछाकर देवघर महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए लोगों से चंदा मांगा और लोगों ने 100 हृदय चंदा दिया और वो 1951 में उस महाविद्यालय की स्थापना देवघर में की गई, जहां पर कि साइंस और कला की पढ़ाई आरंभ की गई एक भाड़े के मकान में। बाद में उनके प्रयास से देवघर महाविद्यालय को 48 एकड़ जमीन मिला। वो जमीन देवघर महाविद्यालय के नाम से रजिस्ट्री है और देवघर महाविद्यालय के शासी निकाय ने प्रत्येक रैयत को एक एक पैसा चुकाकर तत्कालीन संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर मिश्रा साहब से वो सारा जमीन देवघर महाविद्यालय के नाम से एक्वायर करवा लिया। आज वह जमीन देवघर महाविद्यालय के पास में है। यह ठीक है कि इसका बहुत कुछ अंश, थोड़ा सा अंश उसका कहिए महाविद्यालय, थोड़ा कुछ, सारा अंश महाविद्यालय के पास में तो नहीं है, उसका कुछ अंश अतिक्रमित अवश्य हो गया है। वह सरकारी उदासीनता का ही परिणाम है। और जब से देवघर महाविद्यालय की स्थापना हुई तो इस महाविद्यालय के स्वनाम धन्य प्राचार्य स्वर्गीय कृष्णनंदन सहाय जी ने अपने परिश्रम से विनोदा बाबू के निर्देशन पर अच्छे अच्छे शिक्षकों को खोज कर लाया। न वहां पर न तो जातिवाद था, न धर्म था, न क्षेत्रवाद था। वहां एक ही नारा था कि हमको देवघर महाविद्यालय के लिए अच्छे से अच्छे शिक्षक चाहिए और वह शिक्षक यहाँ के लोगों का पठन पाठन करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी इच्छा शक्ति के साथ जब कोई व्यक्ति सामने आएगा तो स्वाभाविक है कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज के व्यापारी वर्ग, समाज के पूंजीपति वर्ग उनके पीछे में खड़े होंगे। और उन्होंने 100 हृदय सबों से चंदा लिया और देवघर महाविद्यालय के साइंस ब्लॉक को निर्माण करने के लिए उन्हें अंकुश चंद ठाकुर जी से उस समय 51 लाख रुपए, सॉरी 51,000 रुपए चंदे, 51,000 रुपए चंदे के रूप में लिया। और अगर आप देवघर कॉलेज के बिल्डिंग को देखें तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के गैलरी से लेकर जो सारा बिल्डिंग बना हुआ है
वो अनुकूल ठाकुर जी के पत्नी सोरसी बाला देवी के नाम से बना हुआ है। ऊपर में एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। उस समय यह प्रस्ताव आया था कि देवघर कॉलेज का नामकरण देवघर कॉलेज नहीं कर पंडित बीएन झा महाविद्यालय कर दिया जाए। उन्होंने बड़े अस्मिता के साथ उसे नकार दिया, कहा कि देवघर का नाम रहेगा, मैं देवघर का बासिंदा हूं, मैं देवघर का बच्चा हूं, देवघर की मिट्टी में बड़ा हूं, यह नाम देवघर के नाम से होगा जो हमारे नाम से भी ज्यादा ऊंचा है और यह हमारा भी गौरव संस्था मेरा बढ़ाएगा। बाद में अन्य संस्थानों की स्थापना हुई और जिसमें कि सतसंग महाविद्यालय आया। उसके बाद में यहाँ के बाजवा परिवार ने, त्रिलोचन बाजवा जी ने अपने माता जी के नाम पर रमा देवी बाजवा महिला महाविद्यालय को स्थापित कराया। जब देवघर कॉलेज की स्थापना का कदम चल रहा था तो एक आवाज उठ रही थी कि महिला शिक्षा का विकास किया जाए, महिलाओं के लिए यहाँ कोई पर अलग से कोई शिक्षण संस्थान स्कूल भी नहीं था। शिवराम पंडित जी ने बीड़ा उठाया, उन्होंने मातृ मंदिर को स्थापित किया और शिवराम पंडित जी उन दिनों हिंदी विद्यापीठ के संस्थापक के रूप में काम कर रहे थे। उनकी राजनीतिक पहुंच थी, रामराज बाबू बिरला बाबू का सानिध्य उन्हें प्राप्त था और उन्होंने हिंदी विद्यापीठ को एक ऐसे शिक्षण संस्थान के रूप में व्यवस्थित किया जो भारत के मानचित्र पर उभर कर सामने आया। और वह शिक्षण संस्थान आजादी के पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों का भी केंद्र था और उसमें एक से एक उत्कृष्ट विद्वान प्राचार्य के रूप में, शिक्षक के रूप में आए और वहां से उन्होंने अपने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और सच कहिए तो आध्यात्मिक जीवन यात्रा को भी आरंभ किया। आज वह हिंदी विद्यापीठ माननीय पंडित कृष्णानंद झा के नेतृत्व में संचालित हो रहा है, वे उसके व्यवस्थापक हैं। उन्होंने बदलते हुए परिवेश के अनुसार हिंदी विद्यापीठ को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और हिंदी के प्रचार प्रसार में अगर भारत में 3 संस्थाओं को नाम लिया जाएगा तो उसमें हिंदी विद्यापीठ भी एक अवश्य होगा। उन्होंने हिंदी विद्यापीठ के परिवेश के अंतर्गत बढ़ती हुई मांग को देखकर तक्षशिला विद्यापीठ जैसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को भी स्थापित कराया और उस परिवेश, उस कैंपस में आज एक बीएड कॉलेज भी चल रहे हैं। अगर आप हिंदी विद्यापीठ के कैंपस में चले जाते हैं तो प्राथमिक विद्यालय से लेकर कुमार विद्यालय, फिर आपका गोवर्धन साहित्य, फिर आपका आ जाता है वहां के परिवेश में स्थापित हाई स्कूल, उसके बाद में हिंदी विद्यापीठ में नव स्थापित एक महाविद्यालय, उधर तक्षशिला का विद्यापीठ और फिर बीएड कॉलेज और फिर हिंदी विद्यापीठ परिसर में ही एक संध्या महाविद्यालय की स्थापना हुई। साथ ही साथ समय के मांग के देखते हुए उस परिसर में एक पारा मेडिकल पढ़ाई की व्यवस्था की गई है जो संथाल पड़ा में इसकी पढ़ाई अन्यत्र कहीं पर भी नहीं होती है। ड्रेसिंग की, कंपाउंडर की, ऑपरेशन थिएटर के स्टाफ की, इन सबों की पढ़ाई की व्यवस्था वहाँ है और वे सारे संस्थान, वे सारे क्लासेस, फैकल्टी आराम से संचालित हो रहे हैं। उनका एक सपना है कि हम देवघर में शिक्षा का और व्यापक विस्तार करें और यहाँ पर बीबीए, बीसीए, एमसीए की भी पढ़ाई आरंभ करें, साथ ही साथ एमबीए की पढ़ाई को भी संचालित किया जाए और अगर समय मिल गया, वातावरण रहा तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापित कर दिया जाए। वास्तव में एक ये लक्ष्य है, एक सपना है, एक घोषणा है और इस दिशा में वो अग्रसर लगे हुए हैं और उस संस्था ने न सिर्फ देवघर के परिवेश में
जो बाबा बैद्यनाथ के मंदिर हैं, बैद्यनाथ वांग्मय पुस्तक का प्रकाशन किए, वरन हिंदी संसाधित शब्दकोश को भी उन्होंने निर्मित कराया। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि आज भविष्यानंद के साहित्य को खोजने के लिए बहुत ललक लोगों में हो रही है। आए दिन झूमर घेरा का पाठ हो रहा है। उन्होंने भविष्यानंद के सारे कलाकृतियों जितनी उपलब्ध थी उसको उन्होंने प्रकाशित भी करा दिया है, पुस्तक के रूप में वह उपलब्ध भी है। जो गुमनाम हो गया था, जो खो गया था, जो विलुप्त चीज हो गई थी, उन्होंने संयोजित करके, जमा करके, एकत्रित करके उसको एक पुस्तक का आकार दिया है। और यह शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। देवघर के परिवेश में अगर आप घूमें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें और आपको कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं। 1951 में यहां आर मित्रा के बाद आनंद सराफ स्कूल को स्थापित किया गया और आनंद सराफ स्कूल को संचालित करने वाले पंडित सूरनाथ झा एक ऐसे प्रधानाध्यापक हुए, एक ऐसे हेडमास्टर हुए जिन्हें सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा। और आपको आश्चर्य होगा कि देवघर जैसे छोटे से शहर जिसकी आबादी करीब करीब 3 लाख है, यहां पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त 3 शिक्षक हैं। सोमनाथ बाबू के अलावे सर्वदेव नारायण झा जी, जिसके कि प्रेम से हम पन्नालाल झा कहते हैं, जिनका निधन 2-3 महीने पहले हुआ है, और एक जलवाड़े साहब, गोपालपुर मध्य विद्यालय के हेडमास्टर जलवाड़े साहब। तो इस छोटे से शहर में 3 राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हो तो क्या यह हमारे शहर की दिशा को तय नहीं करता? इस शहर में अगर आप भ्रमण करें तो जहां हर एक रास्ते पर कोई न कोई आश्रम बैठा है, चाहे वह मोहनानंद जी का हो या नरेंद्रनाथ स्वामी का हो या पागल बाबा का हो या फिर रिक्शा बाबा का हो या फिर सखी संप्रदाय का हो, उसी प्रकार से हर एक तरफ कोई न कोई स्कूल और महाविद्यालय यहां स्थापित है। इस स्कूल, इस शहर में हमने जब सर्वेक्षण करके देखा तो मुझे एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि देवघर जैसे शहर में संस्कृत स्कूल मात्र 2 है। और बाद में पंडित किशनानंद झा जी ने देवघर पार्क में बालिका संस्कृत विद्यालय, जो पंडित बीएन झा संस्कृत विद्यालय, बालिका संस्कृत विद्यालय के नाम से स्थापित है, उसे मिला दीजिए तो आप 3 हैं। संस्कृत पाठशाला जो संस्कृत महाविद्यालय के स्तर का है या शायद मध्यमा तक की पढ़ाई होती है, पंडित व्यासदेव मिश्र जी उसके प्रिंसिपल कभी थे। उस संस्थान में पढ़ने वाले छात्र बिहार में पूर्व वाइस चांसलर तक हुए और पटना विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप के पद को भी उन्होंने सुशोभित किया। साथ ही साथ संस्कृत के रूप में महाविद्यालय के रूप में यहां 3 महाविद्यालय भी स्थापित है, 3 संचालित हो रहे हैं। और हाल में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा सरकार ने की है। पता नहीं इसका क्या श्रेय हो, क्या हासिल होगा, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसकी भी घोषणा यहां पर कर दी गई है।
तो 3 ऐसे कॉलेज, देवघर महाविद्यालय, सत्संग महाविद्यालय, उसके बाद लड़कियों के लिए बाजवा महाविद्यालय, संस्कृत के लिए अलग से 3 महाविद्यालय, संस्कृत के लिए 2 स्कूल और अलग से संस्कृत की लड़कियों के लिए 1 स्कूल और संस्कृत विश्वविद्यालय की घोषणा, ये तो यहां दिखाई पड़ रहा है। अभी यहां पर देवघर जैसे शहर में 6 बीएड कॉलेज चल रहे हैं और एक कॉलेज तो सिर्फ लड़कियों के लिए है जो कि डिफर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के रूप में है और वहां पर लड़कियों के लिए एमएड की भी पढ़ाई होती है। इतना ही नहीं, हमारे देवघर में बीआईटी मेसरा भी अपना इंजीनियरिंग कॉलेज खोल चुका है और एम्स में भी मेडिकल की पढ़ाई आरंभ हो गई है। तो मेरे यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, बीबीए की पढ़ाई हो रही है, एमबीए की पढ़ाई हो रही है, एमसीए की पढ़ाई हो रही है, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो रही है, बीएड की पढ़ाई हो रही है, एमएड की भी हो रही है, सामान्य स्कूल भी चल रहे हैं। 6 बीएड कॉलेज मेरे यहाँ संचालित हो रहे हैं। स्कूल की संख्या, सरकारी स्कूल की संख्या लगातार अपने मंजिल की ओर बढ़ रही है और प्राइवेट स्कूल जिसमें कि आरके मिशन हॉस्टल सहित, बाद में सेंट फ्रांसिस आया, फिर जसी डी ने अपना अलग से सेंट फ्रांसिस स्थापित किया। इसके अलावे प्रत्येक मोहल्ले में कोई न कोई प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहा है और वह हर एक साल कोई न कोई स्कूल यहाँ बढ़ भी जा रहा है। तो यहाँ के शिक्षा की दशा और दिशा दोनों उत्कृष्ट है और जो भी छात्र यहाँ आते हैं उनका मकसद होता है कि हम पढ़ाई करें। पढ़ाई का यह एक आदर्श वातावरण है जहां न तो कोई गुंडागर्दी है, न कोई रेभी है और न किसी भी प्रकार का कोई ठगी विद्या चल रही है। कुछ कुछ जगह पर इसके अपवाद अवश्य हैं, लेकिन हम उन अपवादों की ओर अगर ध्यान देंगे तो परसेंटेज बहुत कम होगा और ऐसा प्रत्येक जगह पर दिखाई ही पड़ता है। कभी कभी यहाँ के अभिभावक से बात मेरी होती है तो वो कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन आईएएस और आईपीएस हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन जब हमने इसका चिंतन किया तो ऐसा नहीं है कि मेरा क्षेत्र पूर्णतः सूखाग्रस्त हो। आप याद कीजिए कि अगर आप देवघर से आईएएस और आईएएस की और आईपीएस की बात करते हैं तो मुझको दुबे, उनका भगना भूषण दुबे आईपीएस और उनकी एक भगिनी उत्तर प्रदेश में डीएम के पद पर काम कर रही है और वह भी आईपीएस है। इतना ही नहीं, देवघर महाविद्यालय का एक छात्र सतीश झा, फक्र है हमको कि वह राजनीति विज्ञान विभाग का ही छात्र था और 1990-91 में उसने यूपीएससी कंप्लीट किया और बिहार में आज वह शिक्षा सचिव के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा स्वर्गश्री एस जजवाड़े, जिसे प्रेम से देवघर के लोग बिट्टू भैया के नाम से पुकारते हैं और जो स्वर्गीय गणपति नाथ जजवाड़े जी के छोटे पुत्र हैं वे दिल्ली में लास्ट ईयर तक, जो मेरी जानकारी है, डीआईजी के पद पर कार्यरत थे और लास्ट ईयर तक्षशिला विद्यापीठ में अप्रवासी देवघरियों का जो एक सम्मेलन हुआ था वहां उनसे मेरी मुलाकात हुई और वे हमारे सर्राफ स्कूल से ही पढ़ के निकले थे और यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने स्वीकार किया, कंप्लीट किया था। इसके अलावा
नित्यानंद मिश्र महाराष्ट्र में इनकम टैक्स के बड़े अच्छे पद पर कार्यरत हैं, इनकम टैक्स विभाग में बड़े अच्छे पद पर कार्यरत हैं। उनकी पढ़ाई भी सराफ स्कूल और देवघर महाविद्यालय से ही हुई। उसके अलावा अगर आप आवे तो शिक्षा का एक अलग अलग जगाने वाले हमारे समाज में देवघर में स्वनाम धन्य माननीय अवध नरवणे जी हैं, जो आज भी अपने 75 साल की उम्र में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। उनके पुत्र रवि प्रकाश जी ये एलाइट सर्विस में थे और उन्होंने राजनारायण खवाड़े जी की तरह एलाइट सर्विस को छोड़ दिया। राजनारायण खवाड़े जी आज कनाडा में स्थापित हो गए हैं। वो देवघर की मिट्टी से पढ़े लिखे हैं, स्वर्गीय जयनारायण खवाड़े के पौत्र हैं। और प्रकाश नरवणे, रवि प्रकाश नरवणे जी स्टेट बैंक की सेवा में हैं और विदेश में भी संभवतः कनाडा में वह स्टेट बैंक के उच्च पदाधिकारी के पद पर कार्यरत है। इन्होंने यूपीएससी परीक्षा कंप्लीट किया और उस पद को इन्होंने छोड़ दिया। राजनारायण खवाड़े जी ने भी उस पद को छोड़ दिया। लास्ट ईयर जो यूपीएससी का रिजल्ट हुआ है उसे अगर आप देखें तो देवघर के 2 विद्यार्थी रवि जैन और तान्या अम्बस्ट यूपीएससी में कंप्लीट हुई और इन्हें आईएएस की डिग्री भी, आईएएस का रैंक भी मिल गया है। इसके अलावा विवासी का एक झाल लड़का, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, और देवघर के स्कूल से ही पढ़ा लिखा लड़का है और वह दक्षिण भारत में कहीं डीएम के पद पर कार्यरत है। तो ये सारे हमारे कहने वाले कि देवघर से पढ़ाई तो है लेकिन आईएएस और आईपीएस नहीं हो रहा है, उन्हें इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और यूपीएससी सिर्फ प्रशासकीय पद के लिए वाही नहीं करती है और वह विभिन्न प्रकार के पदों के लिए वाही करती है। इस क्रम में आप देखिए तो डॉक्टर मोहित पत्रलेख यूपीएससी की परीक्षा को कंप्लीट किया और आज वह सफदरजंग अस्पताल में स्पाइन सर्जन के रूप में व्यवस्थित हो चुका है। सर्वे से हमें प्राप्त चला हुआ है कि देवघर के मिट्टी में पढ़ा लिखा, यहाँ के मिट्टी में खेला रमा, हमारे आपके संगति में रहा, हमारे आपके परिवार के बीच में रहने वाला लड़का, उनके बीच में से 20 डॉक्टर हैं। इंजीनियर की संख्या 60 के आसपास है। वकील की संख्या इस मिट्टी से 56 है और मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के शिक्षक को अगर मिला दीजिए तो उनकी संख्या 260 के ऊपर जा रही है, 260 के ऊपर जा रही है। जहां तक कि कॉलेज के प्राध्यापक, प्रोफेसर की संख्या है, मुझे जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार से उसकी संख्या 41 है, 41 है। और आपको आश्चर्य होगा यह जान के कि जीएस विद्यालय से पढ़ा हुआ, कुमार विद्यालय से पढ़ा हुआ लड़का, देवघर महाविद्यालय से पढ़ा हुआ लड़का आज एमआईटी कॉलेज मुजफ्फरपुर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में प्राचार्य के पद पर काम कर रहा है और वह स्वनामधन्य विश्वनानंद झा जी का बड़ा लड़का डॉक्टर जगतानंद झा है। वह किसी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में नहीं पढ़ा, वह कहीं उसको इस प्रकार के वातावरण की जरूरत भी नहीं पड़ी और देवघर में पढ़ा लिखा, बढ़ा और अपने ज्ञान पर, अपने कौशल पर, अपनी क्षमता पर आगे गया और आज वह एमआईटी के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। इतना ही नहीं, आप देखिए कि लाला शंकर ग्यावाल वह
राजस्थान में डीन ऑफ फैकल्टी के पद पर कार्यरत है, और दिल्ली के शहरों, दिल्ली जैसे शहर में आप घूम जाइए तो कम से कम आपको 22 ऐसे लेक्चरर से मुलाकात हो जाएगी जो डीयू में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। वो सब के सब देवघर में पढ़े हैं, लिखे हैं, और देवघर में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। देवघर से बाहर कहीं उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है। और इस क्रम में आप कहिए तो देवघर महाविद्यालय में जो शिक्षकों का जो चयन था वह योग्यता के आधार पर था, और उसमें सरसरी ताराचंद खवाड़े जी मेरे श्रेष्ठ गुरुवर हैं, मैं उनका नमन अभी भी करता हूं। स्वर्गीय गोपाल आनंद झा जी, बाद में सद्धन मिश्र जी आए। संस्कृत के प्रकांड विद्वानों में पंडित व्यासदेव मिश्र जी, एसपी कॉलेज दुमका में अर्थशास्त्र विभाग में नमो नारायण दिलवाड़े जी, और पूरे भागलपुर विश्वविद्यालय में इतिहास के चर्चित प्राध्यापक के रूप में अगर कोई व्यक्ति था तो स्वर्गीय वरदाचरण मिश्र जी थे, जिनका नोट, जिनका सजेशन उसको लेने के लिए हर एक लड़कों में तत्परता रहती थी कि किस प्रकार से वो मिल जाए, क्योंकि जो बता देंगे वही परीक्षा में आ जाएगा। और इतिहास पर इतनी अच्छी पकड़ बहुत कम लोगों को थी। जब शराब स्कूल की स्थापना हुई और सूरदास बाबू ने उस स्कूल का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया, तो उन्होंने इन्हें चुने व्यक्ति को ही उस स्कूल में शिक्षक के पद पर बहाल किया, जिसमें सर्वश्री शारदाचरण मिश्र जी, गोविंद चरण झा जी, गणपति नाथ जजवाड़े जी, दीपनारायण शाह मैथमेटिक्स में, त्रिवेणी प्रसाद करवे जी, और इस प्रकार के शिक्षक को लेकर उन्होंने उस स्कूल को एक आकृति प्रदान किया, और उस स्कूल में पढ़ने वाले आज रामदेव मोदी जी के परिवार से 32 डॉक्टर हो चुके हैं। लास्ट ईयर उनसे मेरी मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब से नाम मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं शराब स्कूल छोड़ने के लिए तत्पर था, हमने आवेदन दिया कि हमको यहाँ से टीसी दे दीजिए, आपके यहाँ बायोलॉजी शिक्षक नहीं है। उन्होंने कहा कि कल भेंट करो, और दूसरे दिन उन्होंने बायोलॉजी के शिक्षक को बहाल कर दिया, और शिक्षक ने मुझे पढ़ाया और मैं डॉक्टरी की परीक्षा कंप्लीट कर गया। तो ये एक शिक्षा की तृष्णा और पिपासा थी, और लोग समर्पित भाव से शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे और फिर आगे बढ़ाते थे। इसलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ आईएएस और यूपीएससी नहीं किए हुए हैं। हमारे यहाँ सब कुछ किए हुए हैं। हमारे क्षेत्र की मिट्टी में इतनी ताकत है, इतनी उर्वरा है, ये बुद्धिजीवियों को वह उत्पादित करेगी, उसका विकास होगा, क्षेत्र का भी विकास होगा। यह ठीक है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियां अवश्य हो रही हैं, और जो नए नए स्कूल खुल रहे हैं वे मापदंड का अनुपालन नहीं करते। तो हम अभिभावक को यह सोचना होगा कि हम इस दिशा में कैसे अग्रसर हो, क्योंकि यह एक प्रशासकीय काम है, हमारा आपका काम नहीं है। हम अधिक से अधिक कर सकते हैं कि उन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं कराना। हो सकता है कि स्कूल स्वतः बंद हो जाए, लेकिन जिन स्कूलों के पास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक है, जो स्वयं पढ़ने पढ़ाने में अभिरुचित हैं, उन्होंने शिक्षा का व्यवसाय नहीं किया है, वे स्कूल लगातार तरक्की करते हुए चले जा रहे हैं, बच्चों को उचित अच्छी तालीम दे रहे हैं, उनके ज्ञान का विकास कर रहे हैं, अनुशासित कर रहे हैं, उन्हें वे प्रत्येक प्रकार से शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए देवघर में शिक्षा का जो स्वरूप है वह बड़ा उत्कृष्ट है, बड़ा उत्तम है। और इसी क्रम में हमने एक शोध पत्र के लिए
देवघर में महिला शिक्षा का सर्वेक्षण कराया। उस सर्वेक्षण का प्रतिवेदन जब मेरे सामने आया तो देवघर के प्रत्येक परिवार में 3 महिला ग्रेजुएट है और प्रत्येक परिवार में एक मास्टर डिग्री होल्डर है, महिला होल्डर है, मास्टर डिग्री महिला है। और करीब करीब 18 महिलाओं के पास में पीएचडी की डिग्री है। और तो और एक महिला ज्योतिष भी मुझे मिला जो टिप्पण वगैरह देखती, ग्रह नक्षत्र की दशा बताया करती थी। 3 महिलाएं महिला वैद्य के रूप में काम कर रही थी और वे जड़ी बूटी देकर लोगों का उपचार भी करती थी। लोगों का अटूट भरोसा और विश्वास उन पर था और वे सभी उनके कला के, उनके समर्पण के, और इसके लिए वो कोई भी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया करती थी। इतना ही नहीं, हमें 3 ऐसे महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जो अपने जमाने में मध्यमा पास थी संस्कृत से और संस्कृत में कविता कहानी लिखा करती थी। उसमें तो एक तो आंसू कवि थी, आप उनके अंग आए हैं और आपके नाम पर कविता सुना दिया है। इतना ही नहीं, आज अगर हमारे बाल बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं, उनका परीक्षा फल बहुत अच्छा हो रहा है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो मेरे विचार से इसका श्रेय भगत पिता जी लेता हो तो गलत है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उन माताओं को जाता है। वे माताएं सुबह से लेकर शाम तक उस बच्चे के पीछे में अपना सारा समय बिताती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं, उन्हें आगे बढ़ा रही है और उन्हें एक सभ्य नागरिक के रूप में अनुशासित भी कर रही है। यह शक्ति का क्षेत्र है, शक्ति यहां समर्पित है और ये नारी शक्तियां इस क्षेत्र में चुपचाप शिक्षा का ऐसा विस्तार कर रही है जो पूरे भारत के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण हो रहा है। इतनी कम आबादी, संसाधन की कमी, सभी प्रकार के दबाव और उनके बीच में वे अपने बाल बच्चों को उच्चतर शिक्षा में अग्रसर करके अच्छे से अच्छे पद पर ले जा रही हैं, तो आप उनके प्रति हमेशा भक्तिभाव अवश्य रख सकते हैं। और जिस समय देवघर महाविद्यालय की स्थापना हुई उस समय यहां के शिक्षकों ने प्रयास करके अपने पढ़ाई के बदौलत ननी गोपाल दत्त, मृत्युंजय श्रृंगारी, विशुदानंद झा जैसे छात्रों को कंबाइंड बिहार यूनिवर्सिटी में 1 से 3 पद पर रहने का गौरव प्रदान कराया। और वह जमाना कड़े कंपटीशन के रूप था और आज भी देवघर महाविद्यालय में मास्टर डिग्री में 12 फैकल्टी में पढ़ाई हो रही है। प्रत्येक वर्ष कम से कम 6 से 7 गोल्ड मेडल आ रहे हैं। ठीक स्नातक स्थिति में स्नातक स्तर पर भी यह स्थिति कायम है। पढ़ाइयाँ हो रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। या दूसरी बात है कि महाविद्यालय की स्थिति बिगड़ते जा रही है, छात्र नहीं आना चाहते हैं, अनुशासनहीनता बढ़ रही है, लेकिन उतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसका कोई भी असर देवघर के छात्रों पर नहीं पड़ रहा है। वे अपने कर्म में, अपने संस्कार में, अपने दीक्षा में लगे हुए हैं। वे अपना सारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा हमारे लिए एक सकारात्मक पक्ष है। कभी कभी यह चर्चा होती है कि देवघर के युवा वर्ग अनुशासनहीन हो गए हैं, देवघर में नशाखोरी बढ़ गई है। तो जहां इतनी सारी अच्छाइयों को लेकर चलिएगा तो 2%, 5% तो वह बुराइयां शिव की नगरी में भूत प्रेत के रूप में तो रहेगा ही। फिर भी यह प्रयास हर एक गार्जियन कर रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से उसे नियंत्रित किया जाए। और यह जो परिस्थिति बन रही है,
इसके लिए हमारा सामाजिक परिवेश विशेष तौर पर जिम्मेवार है। यहाँ के बुद्धिजीवी सब कुछ जानते हुए अपने आप को अलगाव के रास्ते पर ले जा रहे हैं कि कौन इसमें पड़ता है। हत्याओं का दौर चलता है, हमारे समाज के बच्चे इसमें घसीटे जा रहे हैं। लेकिन आप इसका सर्वेक्षण कीजिए कि किस परिवार के लड़के जा रहे हैं, किस परिवार के लड़के उस रास्ते पर जा रहे हैं। तो अभी मेरे अनुसार से पहले समाज में जो दो वर्ग था, एक अमीर और एक गरीब, अब एक तीसरा वर्ग पैदा हो गया है समाज में, वो है नव्य धनाढ्य वर्ग। और यह वर्ग 1990 के बाद से जब जमीन के दामों में वृद्धि हुई और जमीन एक धंधा के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गया, तो जमीन के व्यापार में लगे हुए लोगों में अकस्मात नव धनाढ्य वर्ग की प्रवृत्ति आई और उन लोगों ने अपने पास प्रचुर मात्रा में पैसे कमाए। उन्हें समाज में एक स्टेटस चाहिए, एक स्थान चाहिए। वो स्थान पाने के लिए उनके परिवार के बच्चे इस प्रकार के दिशाहीन हो गए हैं। वे महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दोस्तों को लेकर चल रहे हैं, यदा कदा अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग कर देते हैं। इसके चलते कुछ सामाजिक उथल पुथल तो अवश्य हो जा रही है, लेकिन यह धंधा बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो पढ़ रहे हैं, वो ईमानदारी से अपने संस्कार को बचाए हुए हैं और घर परिवार भी इस बात पर सचेत है कि उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जाए। सबसे बड़ी विडंबना यह हो गई है कि आज राजनीति का स्वरूप विकृत हो गया। पहले राजनीति समाज सेवा का एक औजार था और लोग समाज सेवा में समर्पित होकर राजनीतिक पदों पर आया करते थे। और इस क्रम में अगर आप देखें तो देवघर जैसे शहर में 3 सांसद हुए। मैं माननीय फुरकान अंसारी को भी देवघर का ही मानता हूं, जो गोड्डा से सांसद हुए, क्योंकि उनकी पढ़ाई आर शराब स्कूल में ही हुई थी। इसके अलावा पंडित रामराज जरवाड़े जी देवघर के प्रथम सांसद हुए, बाद में पंडित बीएन झा, बिरुदानंद झा जी दरभंगा से सांसद हुए। हमारे यहाँ संथाल परगना जिला को लेकर चलिए तो 5 मंत्री हो चुके हैं। और पंडित बिरुदानंद झा जी आजादी के पूर्व से ही मंत्री के पद को सुशोभित करते रहे। बाद में पंडित किशनानंद झा जी 2 बार मंत्री के पद पर अविभाजित बिहार में हुए। उसके बाद राज परिवार जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुनः आप देखिए बादल पत्रलेख को भी यह सौभाग्य प्राप्त हो गया है। और सारक से सिंह साहब भी जो देवघर जिले के हैं, वे भी मंत्री के पद पर आ चुके हैं। तो यह जो इसके साथ ही साथ यहां पर 2 एमएलसी हुए, एक कुलपति, एक प्रतिकुलपति जैसे पद को सुशोभित कर किए। और इस क्षेत्र के अनगिनत छात्र छात्राएं एमबीए, एमसीए और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते हुए न सिर्फ कलकत्ता, एनसीआर, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, देहरादून, बेंगलोर में काम कर रहे हैं, वरन कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, दुबई, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में भी ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं।
यहाँ का एक लड़का रॉ में भी काम कर रहा है और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी 2 लड़के काम कर रहे हैं। देवघर के मैं मामा घर रहने देवघर में जिनका मामा घर था एक पंजियार, वह आर्मी के सबसे ऊंचे पद चीफ ऑफ आर्मी के सब बाद के पद से अवकाश ग्रहण किए और अभी रामेश्वर बाबू का पौत्र जो है वह आर्मी के तीसरे रैंक के पद पर काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में हमारे हजारों लड़के और लड़कियां विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं और आपको यह आश्चर्य होगा कि बहुत से लड़के और लड़कियों के पास में एमबीए की डिग्री है, नौकरी भी किए, लेकिन उन लोगों ने नौकरी को त्याग कर परिवार को संचालित करने में ही अपने आप को उत्तम समझा और वे उत्कृष्ट तरीके से अपने परिवार को संचालित कर रहे हैं और उनके बाल बच्चे समर्पित भाव से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। ये जो सारी स्थिति है यह कभी भी निराशाजनक नहीं है, इसलिए हमको और आपको निराश होने की कहीं पर कोई जरूरत नहीं है। देवघर में शिक्षा की दशा और उसकी दिशा का मार्ग बड़ा प्रशस्त है। यहाँ के बच्चे लगनशील हैं, मेहनती हैं, उनके पीछे में घर का संस्कार है, वे अपने संस्कार को समझ रहे हैं और अपने संस्कार से वे पल्लवित और पुष्पित होकर देवघर को शोभित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।